हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द एचआरएम मॉडल्स। इससे पहले जो है वो हमने 3 मॉडल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और फर्स्ट सेशन में मैंने ये भी बताया था कि किस तरह का जो है वो क्वेश्चन आपको एचआरएम मॉडल से देखने को मिलता है। तो आज हम बात करते हैं रिमेनिंग 2 मॉडल्स के बारे में, दैट इज़ द वार्विक मॉडल एंड द डेव अल्ड्रिच मॉडल। इसमें भी हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इन मॉडल से और मतलब देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखिए आप। कल मैंने आपको हार्वर्ड मॉडल करवाया था, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। ये 2019 में पूछा गया था नेट वाले एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन देखो। हार्वर्ड मॉडल ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर्ड ऑन 4 C's of human resource practices which among the following has not been described as the HR practices under Harvard model। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि हार्वर्ड मॉडल के अंदर जो आपकी HR आउटकम्स आती हैं उसके अंदर 4 C's आती हैं। कौन कौन से? जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ बनाते हो तो उसके बाद जो HR आउटकम्स आती हैं वो आपका जो फोकस रहता है वो किसके ऊपर रहता है? दैट इज़, सबसे पहले एम्प्लॉइज़ आर कमिटेड टू देयर वर्क और टू देयर ऑर्गेनाइजेशंस, देन दे बिकम कॉम्पिटेंट विद द रिक्वायर्ड स्किल्स। सही सही बात है। देन मैंने कहा था कॉन्ग्रुएंस मीन्स देयर गोल्स आर कंपैटिबल विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एंड लास्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ये 4 C's जो है वो मैंने आपको कल बताए थे। बस उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। मतलब अगर आपने आराम से किया होगा कल वाला सेशन तो आप बिल्कुल इजीली जो है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। तो ऑब्वियस बात है, कमिटमेंट हमने किया था, कॉम्पिटिटिवनेस हमने 4 C's में नहीं पढ़ा था, कॉम्पिटेंस पढ़ा था और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पढ़ा था। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कुछ नहीं है, इन सेशंस को देखो, आराम से देखो, इसके बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दिस इज़ द 4th मॉडल जो कि हम आज पढ़ेंगे, दैट इज़ द वार्विक मॉडल। पहला क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ये किसने दिया था। द आंसर इज हेनरी एंड पेटिग्रू। पहले तो इसको याद रख लो, ये किसने दिया था? हेनरी एंड पेटिग्रू ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वार्विक। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी का नाम है वार्विक, तो उसके नाम पे ये वार्विक मॉडल नाम पड़ा है इसका। ठीक है, ये जो बात करता है वो करता है 5 कंपोनेंट्स के बारे में। इट टॉक्स अबाउट 5 कंपोनेंट्स कि ये मेन 5 कंपोनेंट्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं और फीचर्स होते हैं ऑफ दी HR मैनेजमेंट। कौन कौन से? सबसे पहला है आउटर कॉन्टेक्स्ट, फिर इनर कॉन्टेक्स्ट, देन बिजनेस स्ट्रेटजीज कॉन्टेक्स्ट, HRM कॉन्टेक्स्ट और HRM कंटेंट। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, देखो कैसे। इससे पहले जो हमने पढ़ा बिजनेस स्ट्रेटजी हमने पढ़ा था, HRM कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट हमने पढ़ा था, मींस HR पॉलिसीज हमने पढ़ी थी। जो 2 नई चीज़ें आई यहाँ पे वो आया, एक आउटर कॉन्टेक्स्ट और एक इनर कॉन्टेक्स्ट। आउटर कॉन्टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं और भी बोलते हैं मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स। तो ये आपने पढ़ रखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो भी फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं, उसकी पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट करते हैं, वो मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्निकल, पॉलिटिकल, लीगल, कॉम्पिटिटिव। तो जितना भी सोसाइटी में चेंज हो रहा है, इकोनॉमी में चेंज हो रहा है, आपके पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंज हो रहा है, आपकी टेक्नोलॉजीज़ में जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, ये हर एक चीज़ जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है। एज सिंपल एज दैट। तो एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए। दूसरा इनर कॉन, और वो फिर जो मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स है वो ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक स्ट्रक्चर है आपका उसको इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन और फर्म से रिलेटेड जो एक कल्चर है अंदर, ठीक है, उसमें जो जिनके ऊपर आपका कंट्रोल होता है, इनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है? कंट्रोल होता है। इसके ऊपर जो है वो एनवायरमेंट का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्नोलॉजीज़ उन्होंने यूज़ की हैं, बिजनेस आउटपुट्स। तो ये हर एक चीज़ जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम जब हम बात करेंगे उसको बोलेंगे हम माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स। ठीक है, अब आउटर कॉन्टेक्स्ट और माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स ने इनर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज को इम्पैक्ट किया, और उसने इम्पैक्ट किया बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह की बाहर एनवायरनमेंट में मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी में, इकोनॉमी में सिचुएशंस होंगी, उसी हिसाब से आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज बनेंगी। इफ़ देयर इज़ अ रिसेशन इन द इकोनॉमी, आपका गोल होगा उस टाइम पहले स्टेबल होने का, मीन्स नो प्रॉफिटेबिलिटी, नो लॉस। उस टाइम आपका गोल सीधा जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करना नहीं होगा, बिकॉज ड्यू टू दी रिसेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो तो वो आपके स्ट्रेटजीज़ को भी इम्पेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद HRM कॉन्टेक्स्ट और HRM कंटेंट।
कॉन्टेक्स्ट तो आ गया कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है वो HR में जो आपकी प्रोसेसेस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको फॉलो करना है, उनको डिज़ाइन करना है। जैसे कि HR फ्लो, दैट इज़ इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लो ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, देन वर्क सिस्टम्स, देन रिवॉर्ड सिस्टम्स, एंड देन द एम्प्लॉइज रिलेशंस। वो सारी चीज़ जो है वो इम्पैक्ट किसको करेगी? ऑब्वियस सी बात है, ये HRM कंटेंट किस तरह का इम्प्लॉइज के बीच में रिलेशन है, वो आपके कल्चर को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं वो भी आपके स्ट्रक्चर को, लीडरशिप को, बिजनेस आउटपुट को इम्पैक्ट करेंगी। HRM कॉन्टेक्स्ट में मतलब रोल्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉइज़ के बारे में डिसीजन लेना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनकी HR आउटपुट्स ऑब्वियसली बात है वो इम्पैक्ट होंगी अगर आपकी HRM कंटेंट में अगर आप चेंज लाओगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो दीज आर मतलब कनेक्टेड। जिस तरह मतलब इसको और इजीली तरीके से समझो, जिस फॉर एग्जांपल एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर इम्पैक्टेड बाय सोसाइटी एंड यू आल्सो इम्पैक्ट द सोसाइटी। बस दिस इज़ अ बाई डायरेक्शनल एक्चुअली। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे कंपनीज इम्पैक्ट होती हैं और कंपनीज भी बाहर वाली इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। सो दिस इज़ अ बाई डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस। ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जाम के लिए याद क्या रखना है कि जो है वो यहाँ पे मेन कंपोनेंट्स कितने थे? 5, जिसमें से आउटर दैट इज़ माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर और इनर दैट इज़ माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर जो है वो एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है। इससे पहले अपने बिजनेस स्ट्रेटजीज तो आपने गेस्ट मॉडल में भी पढ़ा, HRM आउटकम्स, HRM पॉलिसीज़ आपने उसमें भी पढ़ा। ठीक है, तो जो मेजर जो नई जो चेंजेस हैं वो है आउटर कॉन्टेक्स्ट और इनर कॉन्टेक्स्ट, दैट इज़ माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर और माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो जरा। दिस इज द क्वेश्चन अगेन फ्रॉम 2019 नेट TRF एग्जाम ऑफ जून। क्वेश्चन क्या था? प्रोफेसर जे बार्ने एंड प्रोफेसर पैट्रिक रे have developed a comprehensive model in 1997 to establish human resource as a competitive advantage of the firm, which is known as. The answer is Vrio framework. Actually ये जो क्वेश्चन है वो कोर मॉडल्स ऑफ HRM से नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम अदर टॉपिक्स। तो बट यहाँ पे मेरा इस क्वेश्चन को बताने का मतलब ये था कि आपको ये क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन इसी तरह का सेम क्वेश्चन आ सकता है और पूछेगा कि हेनरी एंड पैट्रिक रू ने कौन सा मॉडल दिया था, तो आंसर होगा बारविक मॉडल। या फिर इस तरह पूछ सकता है कि ऊपर बारविक मॉडल लिखा होगा और पूछा होगा कि ये किसने दिया था, अलग अलग तरह के 4 ऑथर्स को आपको 4 ऑप्शंस में मेंशन करेगा वो। इसलिए मैं बोल रहा था कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किसने दिया था मॉडल। ठीक है, समझ में आ गया कि ये मॉडल किसने दिया था। ओके, अब चलते हैं। अच्छा, ये भी है वार्विक मॉडल, जो हम जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी सब बता दिया है कि बिजनेस स्ट्रेटजीज और HRM प्रैक्टिसेस, ये तो हम गेस्ट मॉडल में भी पढ़ते हैं। उसमें हमने क्या किया था? HRM स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, उसके बाद हमने पढ़ा था कि HRM पॉलिसी चॉइसेस, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? HR आउटकम्स। वो 3 तरह की होती हैं, पहले होती है बिहेवियर में चेंज आना, फिर आती है परफॉर्मेंस में चेंज आना, और फिर होता है फाइनेंशियल आउटकम्स में चेंज आना। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी हमने इस मॉडल में पढ़ा, HRM प्रैक्टिसेस जिसमें कि HRM कॉन्टेक्स्ट और HRM कंटेंट जो हम ऑलरेडी गेस्ट मॉडल में पढ़ चुके हैं, और 2 नई चीज़ें जो है वो यहाँ पे एडअप हुई हैं, दैट इज़ आउटर और इनर कॉन्टेक्स्ट। सो दीज आर दी 5 कंपोनेंट्स। तो ये आप इनको याद कर लोगे आराम से। ठीक है, एंड द लास्ट इज हालरिच मॉडल, जिसको कि इस बुक में पब्लिश किया गया था, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स चैम्पियंस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं: स्ट्रेटेजिक पार्टनर, चेंज एजेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट एंड द इम्प्लाई चैम्पियन। ठीक है, दिस इज द लास्ट मॉडल। तो ये 4 कंपोनेंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं आपको। इनका जो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे इनका मैं आपको काम बता देता हूँ। स्ट्रेटेजिक पार्टनर का काम क्या होता है? स्ट्रेटेजिक पार्टनर का काम है अलाइन करना किसको? ह्यूमन रिसोर्स गोल्स को और एक्टिविटीज़ को विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बस इतना सा काम आपको ध्यान रखना है। जो HR एक्टिविटीज़ हैं उनको अलाइन करना विद दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। चेंज एजेंट नाम से बता रहा है, आपने पढ़ा भी होगा ऑर्गेनाइजेशन चेंज वाले टॉपिक में। चेंज एजेंट का काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में नए नए चेंजेस को इनिशिएट करना। ठीक है, उसमें जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है उसको कन्विंस करना, उसको मोटिवेट करना, उसको इंस्पायर करना टू अडॉप्ट दोज चेंजेस। अगर आपको एक और चीज़, अगर आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि ये जो चेंज एजेंट है उसके अंदर 3 कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए इनिशिएटिव चेंज, उसके बाद आता है आपका प्रोसेस चेंज, और उसके बाद आपका आता है वन मोर इज देयर इज ओके कल्चरल चेंज। यस,
ठीक है। तो इनिशिएटिव चेंज जो है वो ये बताता है कि चेंज किसके रिगार्डिंग हुआ है, व्हाट इज़ द चेंज एक्चुअली। प्रोसेस चेंज हमें क्या बताता है, प्रोसेस हमें बताता है कि हाउ द व्हाट इज़ द वे टू एग्जीक्यूट दैट चेंज। एंड कल्चरल चेंज हमें बताता है कि चेंज इन द मतलब आप जो है वो अपनी HR ह्यूमन रिसोर्स के एटीट्यूड में कैसे चेंज लाओगे टू अडॉप्ट दोज चेंजेस, मतलब परमानेंट चेंज इन ह्यूमन रिसोर्स एटीट्यूड और परसेप्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट चेंज। ठीक है, तो ये इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है कि जो चेंज एजेंट है वो इन 3 स्टेजेस में जो है वो उस चेंज को अडॉप्ट करवाता है अपने एम्प्लॉय से, अपने ह्यूमन रिसोर्स से। कैसे, इनिशिएटिव चेंज कि व्हाट इज़ द एक्चुअल चेंज, प्रोसेस चेंज हाउ द चेंज विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड द थर्ड इज कल्चरल चेंज कि देर इज दैट द परमानेंट चेंज इन द एटीट्यूड और परसेप्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और परमानेंट अडॉप्शन ऑफ दैट चेंज। क्लियर। थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, तो नाम से बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल वर्क को जो है वो स्मूथली फ्लो करवाना। एंड द लास्ट इज एम्प्लॉय चैम्पियन टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन और अमंग एम्प्लॉइज, ट्रस्ट बिल्ड करना। ठीक है, उनको कॉम्पिटेंट बनाना, किसको, एम्प्लॉइज को, उनको कमिटेड बनाना, उनकी सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाना। ये सारे क्या हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ या दीज आर द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉय चैम्पियन। मतलब एम्प्लॉय को ऐसे फील होना चाहिए कि आई एम द चैम्पियन, आई एम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से। ठीक है, तो ये थे आपके 4 कंपोनेंट्स। तो एग्जाम के लिए आप ध्यान में आपको क्या रखना है कि ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं इनका नाम पता होना चाहिए कि दीज आर दी पार्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एलरिच मॉडल, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, चेंज एजेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट और एम्प्लॉय चैम्पियन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे।